वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं एंड आई होप आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 5th। ठीक है, नाउ आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो ये मैंने पहले क्यों स्टार्ट किया है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सी, आपके यहाँ पे 4 चैप्टर होंगे आपके सेमेस्टर 5th में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि चैप्टर 1 होगा, उसके बाद होगा अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग, दैट मींस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल भी होता है रिकंस्ट्रक्शन, तो हमें इस सिलेबस में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखना है। उसके बाद है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, लास्ट टाइम हमने कोऑपरेटिव कंपनीज देखा था। एंड फाइनली 4th चैप्टर जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 4, बिकॉज ये पूरे 4 चैप्टर में ये चैप्टर नंबर 4 है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो पार्ट है वो ज्यादा है। तो मैं जितने जल्दी स्टार्ट करूंगी आपकी प्रैक्टिस उतनी जल्दी होगी। डोंट वरी, बाकी के भी चैप्टर मैं कवर करूंगी। उसमें से ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें जैसे हमारा पहले था एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3, अगर याद होगा तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इससे रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे भी हमें 3 स्टैंडर्ड्स देखने हैं, उसका छोटा मोटा कैलकुलेशन देखना है। तो ये चैप्टर मैं कह सकती हूँ कि लिटिल बिट इजी है। उसके बाद ये जो है कैपिटल रीस्ट्रक्चर, इसमें जर्नल एंट्री काफी सारी है, सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा। फाइनल अकाउंट बैंकिंग का, इसमें हमें शेड्यूल्स लर्न करने होंगे, तो ये भी थोड़ा हमारा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो आपको मेहनत भी ज्यादा लगेगी। सो विल स्टार्ट टुडे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो विल सी द व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, मीनिंग समझेंगे, क्लासिफिकेशन समझेंगे। देन अलग अलग कंसेप्ट है जो हमें कैलकुलेशन में बहुत काम आएगी, तो वो कुछ कंसेप्ट हम सीखेंगे यहाँ पे। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब सेलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उस पे, और फिर बाद में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? द इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड with the aim of achieving additional income or growth in the value। मतलब सिंपल है, देखो आप भी इन्वेस्टमेंट करते होगे या आपके पेरेंट्स इन्वेस्टमेंट करते होगे, सो दिस इज एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड। मतलब हमारा जो एक्सेस मनी होता है, एडिशनल इनकम जो होता है, वो हम क्या करते हैं, कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता होगा, कोई फिक्स डिपॉजिट में करता होगा, कोई अलग अलग देखो किसान पत्र वगैरह होते उसमें की करता होगा। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड विथ एम। हमारा एम क्या होता है कि हमारा कुछ एडिशनल इनकम हो, ग्रोथ हो। 5 इयर्स के बाद अगर मैंने 1 लाख का कुछ खरीदा है किसान पत्र, तो 10% के हिसाब से 5 इयर्स के बाद मुझे थोड़ा ग्रोथ मिलेगा, पैसे मिलेंगे, और जब 5 इयर्स के बाद मुझे जरूरत होगी तो वो किसान पत्र में ब्रेक करके क्या कर सकती हूँ, उसकी पैसे, उसका जो अमाउंट है वो यूज कर सकती हूँ। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेटिंग फॉर अ रिवॉर्ड, मतलब ये एक प्रकार का क्या है, हम इंतजार करेंगे, 5 इयर्स वेट करेंगे, और ऑफकोर्स उसके बाद हमें क्या मिलेगा, मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मतलब 1 लाख का मे भी 2 लाख मिल सकते हैं। The main object of investment companies is to earn the profit by purchasing and selling the investment। अब इसमें कंपनीज लोग क्या करते हैं, उन लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, उससे तो उनका जो ट्रेडिंग होता है, जो अलग अलग सर्विसेज होती है, उनसे तो उनको प्रॉफिट मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें लगता है कि और कुछ सोर्स होना चाहिए इनकम का, तो कंपनीज भी क्या करती है, जो भी पैसा होता है वो इन्वेस्ट करती है। ठीक है, टू अर्न द प्रॉफिट बाय परचेसिंग एंड सेलिंग द इन्वेस्टमेंट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक मार्केट, सही वक्त पे हमें स्टॉक्स खरीदने हैं, मतलब शेयर्स खरीदने हैं, और सही वक्त पे हमें वो सेल आउट करने हैं, तो इससे क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कुछ हुआ है क्या, ये पर्पस के लिए वी नीड टू ओपन सेपरेट अकाउंट, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हमें फाइंड आउट तो करना है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। ईच इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज हेडेड अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, हर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया
6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो हर इन्वेस्टमेंट का जब मैं अकाउंट ओपन करूंगी तो उसके ऊपर मैं हेडिंग्स लिखूंगी। ठीक है, हेडिंग्स मतलब क्या, जैसे लास्ट ईयर हमने देखा रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, ऐसे हम क्या करते थे, हेडिंग्स लिखते थे। जैसे ये हमारा लेजर है, डेबिट एंड क्रेडिट, तो यहाँ पे हम क्या करते थे, नाम लिखते थे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट है, 5% किसान पत्र, तो मैंने 5% किसान पत्र ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो हेडिंग, डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, interest yielding investment are concerned with the determining whether the investor is getting acceptable return with the risk that are taken। तो सिंपल है, इन्वेस्टमेंट हम वही खरीदते जो इंटरेस्ट यील्डिंग होती है, जिसमें इंटरेस्ट मिलता है हमें। ऐसी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जिसमें हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 लाख ही हमें मिले, ऑफ कोर्स नॉट। हर इन्वेस्टमेंट ये इंटरेस्ट यील्डिंग होती है। यील्डिंग मतलब क्या, मिलना, एक गेन करना। ठीक है, नेक्स्ट वन, the price of all security rise or fall depending on the change in the interest rate। of course हमने कोई सिक्योरिटीज खरीदी, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा, कोई एफडी खरीदी, तो प्राइस राइज हो सकती है, फॉल हो सकती है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सो ये सब रिकॉर्ड हमें रखना होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। Equity stock have the characteristic of limited liability potential, profit, minimum purchasing power, easy transferability, shares in growth, tax advantage। देखो यूजुअली ना, जनरली जो कॉमन पर्सन होता है वो इक्विटी शेयर में ज्यादा करके इन्वेस्ट करता है। क्यों, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो एक तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब क्या, अगर मैंने 10,000 के ही शेयर लिए तो मुझे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 10,000 ही, उससे ज्यादा तो मेरा लॉस नहीं होगा। मैंने इन्वेस्ट 10,000 किया एंड अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी बंद हो गई तो पूरे का पूरा 10,000 लॉस हुआ। ठीक है, तो मैक्सिमम मेरा 10,000 ही लॉस हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। प्रॉफिट मिलता है, अच्छी अच्छी कंपनी, अगर आप बाटा खरीदो, टाटा खरीदो, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मिनिमम परचेसिंग पावर रिस्क, इसमें हम मिनिमम 500 का भी शेयर खरीद सकते हैं। आपकी जितनी कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर है, वो हिसाब से आप शेयर्स खरीद सकते हो, कोई और सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। इजी ट्रांसफर, हम इजी ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे लगा कि नहीं, अब प्राइस बढ़ गई है, मुझे अब प्रॉफिट चाहिए, जितना मुझे प्रॉफिट एक्सपेक्टेबल था उतना है, मैं सेल कर सकता हूँ इमीडिएटली। सो इजी ट्रांसफरेबिलिटी होती है। शेयर्स इन ग्रोथ होता है। टैक्स एडवांटेज भी होता है। देखो कुछ कुछ सिक्योरिटीज टैक्स सेवर होती है, तो टैक्स में भी हमें बेनिफिट होता है। इसलिए ये सब रीजन की वजह से मोस्ट प्रोबेबली कंपनी किसमें इन्वेस्ट करती है, इक्विटी स्टॉक में। नेक्स्ट, द ट्रांजैक्शन इज नोन एज अ कम इंटरेस्ट एंड कम डिविडेंड। ओके, नाउ जब कैलकुलेशन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना यही होगी हमारी, कम इंटरेस्ट मतलब ही कम डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है, द ट्रांजैक्शन इज नोन एज कम इंटरेस्ट और कम डिविडेंड व्हेन द राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम द इश्यूअर passes फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है, ये समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने सपोज एक गाय खरीदी, ठीक है, काऊ, एक फार्मर है, उसको जरूरत है काऊ की, तो उसने एक काऊ खरीदी। बट वो जब उसने काऊ खरीदी तो वो उसके पेट में बच्चा था, एक बछड़ा, मतलब शी इज अ प्रेग्नेंट। ठीक है, प्रेग्नेंट काऊ थी। तो जब खरीदा हमने, तो हमने यही कंडीशन पे खरीदा कि ये काऊ तो मैं अभी लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आफ्टर 4-5 मंथ जब ये बछड़ा आएगा तो बछड़ा भी क्या होगा, मेरा होगा। मतलब किसका, जो परचेस है, बायर है, उसका होगा। तो उसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक सिक्योरिटी खरीदी, कोई शेयर खरीदा 5% सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल चलो किसान पत्र हमने खरीदा। ठीक है, ये मैंने खरीदा सपोज 5,000, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है 5%, वो इंटरेस्ट सपोज, फॉर एग्जांपल देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। फॉर एग्जांपल ये किसान पत्र जो है वो साल में से 2 बार इंटरेस्ट देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा अप्रैल से लेके मार्च तक अकाउंटिंग ईयर है, तो अप्रैल, तो वो क्या करता है, एक बार में जून में देता है इंटरेस्ट, और सपोज सितंबर में देता है।
साल में वो 2 बार इंटरेस्ट देता है। गॉट इट? अब ध्यान सुनो, सपोज वो बोल रहा है कि जून में इंटरेस्ट है। अब मैंने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल खुद का ही ले लो, मैंने खरीदा वो किसान पत्र अगस्त में, ठीक है। अब अगस्त में मैंने खरीदा 5000 को, लेकिन पहली कंडीशन मैंने डाली कि मैं खरीदूंगी 5000 को लेकिन विथ इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। मतलब अब जून में इंटरेस्ट मिला था ऑलरेडी, अब जुलाई और अगस्त ये 2 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो ये इंटरेस्ट के साथ मैं ये खरीदूंगा। गॉट इट? उसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। फिर एक बार वीडियो आप रिवाइंड करो और सुन लो, ठीक है। तो जो भी मैं सिक्योरिटी खरीदूंगी वो सिर्फ 5000 नहीं, उसके पीछे जो ड्यू होगा इंटरेस्ट का वो भी अब मेरा ही होगा। सपोज 500 रुपए, तो मैंने ये 5000 प्लस 500, ये 2 चीजों पे भी मेरा राइट्स है। इसे कहते हैं कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने काऊ खरीदी, वो 4 महीने के बाद उसको बच्चा होने वाला है, तो वो काऊ भी मेरी, गाय भी मेरी, और उसका बच्चा जो है बछड़ा वो भी मेरा। उसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ में आया। एंड डोंट वरी अगर नहीं समझ में आया है तो जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब कम इंटरेस्ट जैसा है वैसा एक्स इंटरेस्ट भी है। अब सिंपल ऑपोजिट, एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? when the seller retain the right to receive the interest, मतलब सेलर क्या कहता है, जैसे काऊ, जो वो गाय बेचने वाला है उसने क्या कहा, भैया गाय तो तू लेकर जा, 10,000 को मैं तुझे अभी सेल करता हूँ, लेकिन उसको जो 3-4 महीने के बाद बच्चा होने वाला है उस पे मेरा हक होगा, तो मैं तुझे उस पे का जो इंटरेस्ट है, जो गाय को जो बच्चा होने वाला है जो एक्स्ट्रा है वो मैं तुझे नहीं दूंगा। अंडरस्टूड? तो उसे कहते हैं एक्स इंटरेस्ट। जैसे सेम एग्जाम्पल, मैंने 5% किसान पत्र खरीदा, वही एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, किसान पत्र खरीदा 5000, तो 5000 का तो जो किसान पत्र वो मेरा है, लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, ड्यू था, उस पे मेरा हक नहीं है। गॉट इट? समझो मुझे किसी ने बी नेम है, उसने सेल किया, तो ये 500 पे बी का हक है, ये 5000 पे मेरा हक है, उसे कहते हैं एक्स इंटरेस्ट। आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो पक्का आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, generally the sale or purchase of security are affected through the specific agent called broker. of course, now कोई भी सिक्योरिटीज हम खरीदते तो ब्रोकर से खरीदते हैं, एंड उसको ऑफ कोर्स हमें कमीशन देना पड़ता है, उसे कहते हैं ब्रोकर। ये भी कंसेप्ट, ये छोटी छोटी कंसेप्ट क्यों मैं आपको बता रही हूँ अभी, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन करेंगे तो ये सब कंसेप्ट आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ब्रोकर मतलब क्या, ब्रोकरेज मतलब क्या, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मुझे कोई टाटा कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो डायरेक्टली मैं टाटा कंपनी के पास अप्रोच नहीं कर सकती हूँ, मुझे कोई एक ब्रोकर चाहिए, जैसे शेर खान, व्हाट इट, और कोई ऑक्टा एफएक्स, ये बड़े बड़े जो ब्रोकर्स है, तो ये ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल, तो इस ब्रोकर के थ्रू मैं क्या करूंगी, वो शेयर्स खरीदूंगी। तो फ्री में तो कोई मुझे बेचेगा या खरीदने नहीं देगा, फॉर दैट आई नीड टू पे ब्रोकरेज, उसे कहते हैं ब्रोकरेज, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है where the investment are in the nature of fixed asset not held for the purpose of dealing investment, the investment on hand should be carried forward at cost, ठीक है। अभी आपको ये कंसेप्ट नहीं समझेगी, ठीक है, ये बाद में समझाऊंगी कैलकुलेशन के वक्त। सिर्फ एक कहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेकर रखो या लिख कर रखो कि जो एसेट हम फिक्स असेट है, जो हम मोर देन 1 ईयर यूज करने वाले हैं, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वो हम एट कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल। अंडरस्टूड? ओके, नहीं समझा तो इट्स ओके। नाउ 11, फीफो एंड लिफो मेथड आपको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO method, it is assumed that the investment purchased first are sold out first, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट कैलकुलेशन के वक्त आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 अप्रैल को मैंने 10,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 1 अक्टूबर को और एक इन्वेस्टमेंट खरीदी जो है 20,000। अब मुझे सेल आउट करनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये परचेस है, ये दोनों मैंने परचेस की, फिर कुछ
3 महीने के बाद मुझे लगा, जैसे अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को मुझे लगा कि मैं सेल करती हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट। तो पहले मैं कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट सेल करूंगी? पहले मैं इसको करूंगी, क्यों? बिकॉज फर्स्ट इन, ये पहले इन आई, तो इसको ही मैं पहले क्या करूंगी, फर्स्ट आउट करूंगी। तो पहले मैं इसको सेल करूंगी। दिस मेथड इज कॉल्ड FIFO मेथड. It is assumed that the investment purchased first are sold out the first. The balance of investment any point represent the investment out latest purchase. तो जो बैलेंस रहेगा, तो सपोज ये 10,000 में से मैंने 10,000 सोल्ड आउट किए, तो ये बैलेंस क्या है, 20,000। इसका मतलब ये लेटेस्ट परचेस है, मैंने सबसे इसके बाद की यही मेरी लेटेस्ट परचेस है। तो इसे कहते हैं FIFO मेथड। ओके, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, प्राइस एट विच सिक्योरिटी इज ट्रेडेड। मार्केट प्राइस तो आपको पता है, जिसमें हमने ट्रेडेड किया है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग किया है, उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। अब फाइनली हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है। देखो कैसे करना है हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन। जैसे मैंने पहले कहा था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज हेडेड विद द नेम ऑफ द सिक्योरिटी। तो फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन में देंगे कि 4% गवर्नमेंट लोन अकाउंट, दैट मीन्स हमने गवर्नमेंट लोन में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट को लोन दिया है। फॉर एग्जांपल देखो, पूना में मेट्रो का काम चालू है, तो गवर्नमेंट ने अपील किया था कि आप आपके पैसे इन्वेस्ट करो, हमें दे दो मेट्रो के काम के लिए, उस पे हम आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट देंगे। तो दिस इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 4% गवर्नमेंट लोन, तो हमें पहले इन्वेस्टमेंट का हेडिंग लिखना है। देन डेबिट एंड क्रेडिट। देखो ऑफ कोर्स दिस इज लेजर ऑफ कोर्स हैविंग अ टू साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, सेम मिरर इमेज ना लेजर। ये डेबिट की साइड है, डेट, पर्टिकुलर, ये 3 अमाउंट हमें 3 कॉलम ड्रॉ करने, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, सो टोटल 1 2 3 4 5, डेबिट साइड कितनी हो गई, 5 साइड। नाउ सेम मिरर इमेज अगेन, डेट, पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, इधर भी हो गए 5। तो टोटल हमें 10 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं एक पेज पे, पूरे टोटल 10 कॉलम ड्रॉ करने, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ कम टू द कॉलम डेट, पर्टिकुलर। नाउ डेट मतलब क्या, जब हमने खरीदा, जब हमने सेल किया, वो डेट लिखनी है पर्टिकुलर में। फॉर एग्जाम्पल नाउ इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन। तो अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट परचेज की तो वो कम्स इन ना, बिजनेस में आई हुई इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और परचेज की तो ऑफकोर्स हम बैंकिंग से ही करते हैं, यूजुअली कैश व्यवहार नहीं होता, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 बैंक। सपोज मैंने परचेज की 1 जनवरी, सो आई विल पुट हियर डेट 2 बैंक। उसकी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू थी 10,000, लेकिन मैंने वो 10,000 को नहीं खरीदी, अभी उसकी वैल्यू है 9,800। ये सब कुछ आपको देंगे वो 9,800। ठीक है, अब ये मुझे देखना है कि 10,000 खरीदी मैंने जनवरी में, इस पे कोई इंटरेस्ट बनता है क्या? सो इंटरेस्ट अगर सपोज 500, उन्होंने 4% बोला है ना, तो 4% का 10,000 इंटरेस्ट कितना आएगा, 400। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिखूंगी 400। ठीक है, फिर और कुछ दिनों के बाद, फॉर एग्जाम्पल अब ले लो हम लोग 1 जुलाई लेते हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई में मैंने और एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, वो या मतलब 4% बैंक लोन ही, सेम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर से मैंने बैंक खरीदी, लेकिन इस वक्त मैंने खरीदी 15,000, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू थी 14,000, तो 14,000 लिखी, और उसका इंटरेस्ट कुछ तो फिर से 4% कितना आएगा, 600। जब खरीदी, वो मंथ वाइज होता है कैलकुलेशन, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी। ठीक है, फिर मैंने बीच में ही सोल्ड की, मैंने सोल्ड की 1 अगस्त को, सो आई विल पुट हियर। ठीक है, फिर से मैंने सेल की, तो ऑफ कोर्स आई विल गेट बैंक कैश मिलेगी, सो विल राइट बैंक अकाउंट। ठीक है, देखो गवर्नमेंट लोन इज अ रियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इज अ रियल अकाउंट, डेबिट कम्स इन। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट में लेती हूँ तो इधर आएगा, और कोई सोल्ड आउट करती हूँ, गोज आउट, तो मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो देगी कि 5,000 की नॉमिनल वैल्यू थी, लेकिन हमने एक्चुअल में सोल्ड की 4,800 में।
तो ये सब मुझे लिखना है, उस पे का इंटरेस्ट जो भी बनेगा 200। अभी अमाउंट कैसी आई, कब आई, वो मैं सब प्रैक्टिकल के वक्त सिखाऊंगी। ये सिर्फ मैं तरीका बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है, ठीक है। फिर से मैंने अब 31 अगस्त को और एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो आई विल राइट हियर अगेन टू बैंक, ठीक है। फिर से यहाँ पर डिटेल लिखूंगी। फिर सपोज मैंने 31 दिसंबर को मैंने सेल किया, तो अगेन आई विल राइट हियर टू बैंक। एंड फाइनली फिर मैं क्या करूंगी, क्लोज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 6000, सपोज इंटरेस्ट कुछ 100 आया, एक्चुअल में मैंने सेल की 5400। सो इस तरीके से अब क्लोजिंग कैसे करोगे, तो देखो इसकी साइड डेबिट साइड हेवी है, 10,000 15,000, टोटल मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी 25,000। सो बोथ साइड आई विल राइट 25,000, ठीक है। फिर उसमें से सेल कितनी की मैंने, 5,000 एंड 6,000, तो टोटल 11,000 सेल किया। तो अभी मेरे पास कितना हो गया, 14,000 है ना, 14,000 की इन्वेस्टमेंट बची। इसको मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन 14,000, ठीक है। नाउ जो भी रहेगा 14,000, लेकिन अभी जब 31 दिसंबर को इसकी वैल्यू मार्केट में 14,000 नहीं है, इसकी वैल्यू अभी है 12,000 एज्यूम करो, तो ये मैं 12 लिखूंगी। गॉट इट। फिर मैं ये क्लोज करूंगी, तो हर अकाउंट में क्लोज करूंगी, अंडरस्टूड। सो इस तरीके से क्या होगा, हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। विल गेट द प्रॉफिट, इंटरेस्ट कितना कमाया, बाइंग सेलिंग में प्रॉफिट कितना कमाया, सब कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 4% गवर्नमेंट लोन लेके हमने गलती तो नहीं की, या हम प्रॉफिट में हैं, ये सब कुछ हमें समझेगा। बस इस तरीके से हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है। सी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑफकोर्स प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इजीली जाएगा। सो मिलते हैं जल्दी ही फर्स्ट इलस्ट्रेशन, फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से। तब तक के लिए बाय बाय।